हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम वीनू वर्मा। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कराती हूँ यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। और इसी तैयारी से आपके सेट के एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को भी मैं कवर करवाती हूँ। यूपीएचईएससी जो जीएस का एग्जाम होता है तो यहाँ पर हम कवर करते हैं। और पेपर 2 एजुकेशन, तो एजुकेशन से आप पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो मास्टर क्लास सीरीज़ है, जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको टॉपिक जो कि बुक्स में कहीं नहीं मिलते हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर करवा रही हूँ। यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है सारी चीज़ें, और साथ में PYQs की हमारी सीरीज़ भी चल रही है ना। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी दिसंबर 2023 में हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर था यह आपका 6 दिसंबर 2023 का शिफ्ट 1 का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से मुझे अलग लगे थे, थोड़े से हटके थे, इसलिए मैंने इनको लिया है कि ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और जो है कॉन्सेप्ट को समझने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, PDF वगैरह वहीं प्रोवाइड की जाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वहीं पर दी जाती है। बेल जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जनरल इंट्रोडक्शन जो कि मुझे देना था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आपकी जो परीक्षा की डेट है आप सभी को पता है कि जून में एग्ज़ाम होना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं और काफ़ी जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है स्मृति, मेमोरी की बात हो रही है। संग्रहित जानकारी का संगठित निकाय, जिसको हम ऑर्गेनाइज बॉडीज़ कहते हैं, जो नई जानकारी की व्याख्या, भंडारण, स्टोर्स, ठीक है, इंटरप्रेटेड, स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड, याद करने के तरीकों को पूर्वाग्रहित करता है ना, तो उसे कहा जाता है। तो मतलब मेमोरी की बात हो रही है, जो कि चीज़ें वहाँ पे स्टोर की जाती हैं, आपको इंटरप्रेट करनी होती हैं, स्टोर करते हैं और रिकॉल करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम स्कीमा कहते हैं, है ना। यहाँ पर स्कीमा शब्द आपने कहाँ पढ़ा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। तो आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो प्लेलिस्ट है और साथ में अगर आपको यूनिट वाइज तैयारी करनी है तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए हैं, उसमें देखिएगा, क्योंकि अभी PYQs को करना आसान जो है ज़रूरी भी होता है और आपके लिए ईजी होगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि अब इसमें जो है नॉर्मल नहीं पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बहुत एडवांस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्कीमा हमने कहाँ पढ़ा है, जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है, जो आप जो है कॉग्निशन जो है डेवलपमेंट में पढ़ते हो, तो इसमें हम जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में स्कीमा शब्द आया था। स्कीमा एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपका 6 दिसंबर को ही पूछा गया है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके 6 दिसंबर के ही हैं, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जीन पियाजे का स्कीमा है ये क्या है, स्कीमा क्या है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो कि हम हेल्प करता है जानकारी को व्यवस्थित और वर्गीकृत करके व्यक्तियों को दुनिया की व्याख्या और समझने में, है ना। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप किया जाता है एक फ्रेमवर्क में यहाँ पर स्टोर करके। और यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो देखिए प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पर आत्मसात और समायोजन, ये दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होता है और इसी जानकारी को मौजूदा स्कीमा में एकीकृत किया जाता है। तो मतलब मौजूदा स्कीमा जो होता है नई जानकारी को शामिल करने के लिए, है ना। तो मतलब कहने का है कि जो ये स्कीमा शब्द है ना, ये एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है, एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न डेवलप होता है। जैसे कि आपका एक रूटीन वर्क होता है कि आपको सुबह उठना है, फिर अपना जो है जनरल अपना जो भी काम होता है सुबह का, है ना, तो सुबह का अपना शेड्यूल जो भी है आपका, नहाना धोना, है ना, पूजा पाठ, इस तरह से करके फिर आपको कॉलेज जाना है ना। आप जॉब करते हो तो आप अपने जॉब के लिए निकलोगे। तो इस तरह से क्या होता है, एक पैटर्न आपका डेवलप होता है, एक जो है निर्धारित होता है ना, डेली करते हुए आपका वो एक पैटर्न विकसित हो जाता है। इसी को कहा जाता है मेंटल फ्रेमवर्क, जो कि उन्होंने स्कीमा शब्द के दौरान मतलब उस पर स्कीमा के आधार पर बताया था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्कीमा से संबंधित चीज़ें। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए
यहाँ पर इसी को स्कीमा के रूप में जाना गया, जो कि स्मृति में जानकारी के संगठन निकाय जो कि जानकारी की व्याख्या स्टोर करता है, रिकॉल करता है ना। तो एक की क्या है, गतिशील अवधारणाएं जो सीखने के नए अवसर, नए अनुभव, नई यात्रा, अध्ययन, संवाद के माध्यम से बनती है और नई नई चीज़ें इसमें जोड़ती जाती हैं, मतलब एक पैटर्न के रूप में हमारे सामने आती हैं, है ना। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है असर्शन, अब इन जैसे सवाल जो असर्शन रीजन या स्टेटमेंट के सवाल होते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हुए ही इनको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको ऐसे बताना होता है कि जो कारण है, अभिकथन है, असर्शन की बात हो रही है, वो कारण मतलब उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है, असर्शन की बात करें, कोई भी परीक्षण किसी छात्र की क्षमताओं और कौशल की सही तस्वीर प्रदान नहीं करता, ठीक है। तो हाँ, सही बात है। और दूसरा कह रहा है, एक परीक्षण एक छात्र के प्रदर्शन का केवल एक छोटा सा नमूना है, ठीक है ना। तो मतलब जो असर्शन, जो कारण, जो बात बताई जा रही है कथन के दौरान, उसको कारण पुष्टि कर रहा है ना। तो दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे समझिए कि एक परीक्षण एक छात्र के प्रदर्शन का एक छोटा सा नमूना है। जैसे कि अगर हमें बुद्धि परीक्षण करना होगा तो बुद्धि परीक्षण से संबंधित हमको जो है वहाँ पे टेस्ट लेना होगा, ठीक है। व्यक्तित्व करे अगर हम बात करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करेंगे तो इस तरह से वहाँ पर हम उस तरह का टेस्ट लेंगे। तो यही कह रहा है, एक परीक्षण एक छात्र के प्रदर्शन का एक छोटा सा नमूना होता है, इससे हम उसकी सारी विशेषताओं का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और जो कारण, जो अभिकथन कह रहा है, वो भी यही चीज़ कह रहा है कि कोई भी परीक्षण किसी छात्र की क्षमताओं और कौशल की सही तस्वीर प्रदान नहीं करता है ना। तो अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, है ना। इस तरह से आपको ये सवालों को हल करने की प्रैक्टिस डालनी है ना। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण और सीखने के शैक्षिक विश्लेषण के घटक हैं। इसमें कंपोनेंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, है ना। तो पेडागोजिकल अप्रोच आपको पता है, पेडागोजी और एंड्रागोजी, है ना। पेडागोजी जो आप शिक्षण के दौरान करते हो, मतलब जो पेडागोजी अप्रोच होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप मतलब पढ़ाने जा रहे हो उस दौरान क्या क्या क्रियाएं होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको सेट करनी है अपने, है ना, प्लानिंग के दौरान, ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आप क्या क्या गतिविधियों से उन चीज़ों को करोगे, है ना, कौन कौन से स्टेप आएंगे। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे के ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन होता है ना, और सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, मटेरियल है, कंटेंट एनालिसिस है, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस। तो इनके अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर देखिए पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन भी होता है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिज़ाइन डिवाइसेस एंड कंटेंट एनालिसिस, सारे ही जो है इसके अप्रोच होते हैं, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि टीचिंग में भी देखा आपने कि किस तरह से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 स्टेटमेंट के हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड है, इस पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत पूछे गए हैं, ईजी सवाल इसमें नहीं आए थे, है ना। तो यहाँ देखिए, शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ दिया जाता है और इसके बजाय एक सुविधाकर्ता की भूमिका चुनी जाती है जो छात्रों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित जो टीचर सेंटर लर्निंग होती है, यहाँ पर क्या होता है, सारा फोकस टीचर अपने ऊपर रखता है, सारी कमांड क्या होती है, टीचर के हाथ में होती है ना। तो यहाँ पर छात्रों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ये तो गलत है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। और दूसरा कह रहा है, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति में जो लर्नर सेंट्रेड मेथड है, इसमें टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट, मतलब शिक्षक दुनिया को वैसे ही देखने का प्रयास करता है जैसे छात्र उसे देखते हैं, जिससे कि सहानुभूतिपूर्ण संचार का माहौल बनता है। तो ये चीज़ सही है, क्योंकि यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, लर्नर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही तवज्जो दी जाती है और टीचर क्या करता है, एज ए गाइड की तरह गाइडेंस उनको देता है और लर्नर को मतलब पूरी स्वतंत्रता होती है। ऐसा नहीं कि वो एकदम पैसिव लिसनर बने रहें, यहाँ पर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, बस आपको करने का अपना तरीका जो है इस तरह से ही करना है कि चीज़ों को ध्यान देके और समझ बूझ के करना है, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल इस तरह से आपको थोड़ा सा इजी वे में करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है,
तो इसमें भी देखिए स्टेटमेंट वाला ही सवाल है। अब एक ही शिफ्ट में देख सकते हैं कि कितने स्टेटमेंट के सवाल बने हैं। समस्याओं या प्रश्नों के लिए असामान्य फिर भी उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता को अभिसारी सोच के रूप में जाना जाता है। मतलब द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन इज नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर असामान्य उचित प्रक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता को अभिसारी सोच के रूप में जाना जाता है। और दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट, मुख्य रूप से ज्ञान और तर्क पर आधारित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने की क्षमता को अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है क्या। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। involves finding the single best solution to a problem by narrowing down options and focusing on one correct answer। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, हमने कई तरह के ऑप्शन लिए 1 2 3 और ये सारी चीज़ें हमको एक आंसर पे ले जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या है आपको एक आंसर की तरफ ले जाती हैं, है ना। ये हो गया कन्वर्जेंट, मतलब रास्ते बहुत सारे हैं लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह। जैसे कि मैथ्स की प्रॉब्लम होती है ना, एमसीक्यू बेस्ड अगर मैथ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको क्या है कि आपको आंसर ऐसे चूज करना होगा कि मतलब किसी भी विधि से लगाओगे वो एक ही आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इट्स टिपिकली एसोसिएटेड विथ लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड इज ऑफन यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को ही चेक करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपकी अपनी सोच नहीं यहाँ पर मायने रखती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में मतलब जो एज ए जो भी टेस्ट पेपर है आपका जो है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ सॉल्यूशंस होने हैं और वही होने हैं, इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी यहाँ पर मायने नहीं रखती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या है, ऑन द अदर हैंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन, है ना, और आइडिया। यहाँ पर बहुत जो है एक से ज़्यादा अनेकों मतलब सॉल्यूशंस हो सकते हैं या आइडियाज़ हो सकते हैं। एक्सप्लोरिंग वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, बहुत सारी संभावनाओं को ध्यान में रख के यहाँ पर कई एक ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता था कि वहाँ पर एक कोई टॉपिक दे दिया जाता था और उसमें बच्चों से अलग अलग उनके जो है व्यूज़ निकल के आते थे, उनके आइडियाज़ आते थे और उनको सबको टीचर अपना ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता था। ठीक है, फिर उन सबको मर्ज करके फिर एक जो है सॉल्यूशन निकाला जाता था। तो इस तरह से ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है जहाँ पर फ्री जो है आपको यहाँ पर स्वतंत्रता होती है, बच्चे पूरे फ्रीली अपने जो है विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इट्स कैरेक्टराइज बाय क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी एंड द एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, है ना, मतलब आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी वो सोच के अपने विचारों को यहाँ पर बता सकते हैं, तो यहाँ क्रिएटिविटी होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इनकरेज ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर कोई भी एमसीक्यू टाइप नहीं होता है। ओपन एंडेड से मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे कि ऐसे हम लिखते हैं तो अपने विचारों को लिखते हैं ना, ऐसा नहीं है हम लिखेंगे तो अलग अलग होगा मेरा लिखा हुआ, आप लिखोगे अलग, आपका फ्रेंड लिखेगा तो वो अलग। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। एंड इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। ठीक है, यहाँ पर नवाचार को बढ़ावा मिलता है और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यहाँ यूज़ किया जाता है। तो समझ में आ गया कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। अब इसके आधार पे आप बता सकते हो कि ये दोनों ही गलत हैं, है ना। समस्याओं प्रश्नों के लिए असमान उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता को अभिसारी सोच के रूप में नहीं, ये भी गलत है और ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है ना। अच्छा, इतनी चीज़ें समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो अभी भी कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, साथ में चैनल को भी सपोर्ट मिलता है ना। तो चीज़ें मैं वही सारी चीज़ें आपको दे रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सारी चीज़ें आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि चीज़ें आपके जो है समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो भी कम टाइम में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए, आप लोग बिना कहे ही कर दिया करिए और अपना फीडबैक भी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दिया करिए। ठीक है, कि वीडियो आप कैसी लगी, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो अगला है, अब यहाँ रिसर्च के क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है लिटरेचर रिव्यू लिखने के सही कारणों की पहचान करें। लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं, इससे हमें ये पता लगता है कि जो पहले कोई भी शोध हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो हम दोबारा से उस पर कर लें, है ना। कहाँ पे उसने क्या चीज़ की है, कौन से टूल्स का यूज़ किया है, कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे अब ऑप्शन में देखिए
आपको ये जानना होगा कि आपके शोध क्षेत्र के संबंध में क्या पहले से ही ज्ञात है, तो ये ऑप्शन सही है ना। ये आपको एक क्या करता है, एनालिटिकल फ्रेमवर्क देता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स, है ना, ये भी सही है कि जो भी आपको निष्कर्ष मिलते हैं उनकी आप व्याख्या कर सकते हो और आगे के शोध प्रश्नों को सुझा सकता है ना। तो इस तरह से आगे क्या होना चाहिए, अभी कहाँ तक उसमें काम हुआ है और आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें लिटरेचर रिव्यू के थ्रू पता लगती हैं। तो ये चारों ऑप्शन ही इसके सही हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच में सिमिलरिटीज़ पहचाननी है आपको, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव पता है जहाँ पे संख्याएं, ठीक है, इसमें हमको क्या मिलेंगी, संख्याओं के रूप में डेटा मिलता है। और यहाँ पर क्वालिटेटिव में क्या होता है, गुणों के आधार पर व्याख्या की जाती है ना। ये सारी चीज़ें मैं कई बार आपको बता चुकी, इसीलिए मैंने कहा कि आप उन वीडियोज़ को देखिए। पेपर 1 की पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी, सारे टॉपिक वहाँ कवर कराए गए हैं, ठीक है। और अभी भी यूनिट वाइज आपको यहाँ पर 2024 के लिए सारी प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर यूनिट वाइज पढ़ना है तो वहाँ से कवर कर लीजिए। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई गई है विद एग्जाम्पल, तो आप वहाँ पे देखिए। और कल मैंने आपको दिया था जिसमें आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि टाइप ऑफ ह्यूमन मेमोरी, है ना, किस तरह से। अब आपको देखिए 3 महीने बचे हैं, कैसे पढ़ना है, तो वो भी मैंने आपको एक स्ट्रेटजी प्लान बताया है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि मतलब किस तरह पढ़ना है। दिसंबर वाला जो पैटर्न था वो किस तरह से था और आगे आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पर उन वीडियोस को भी देख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मैंने बताया, इनकी भी सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। तो सिमिलरिटीज़ की बात करें तो देखिए बोथ आर कंसर्न विथ वेरिएशन इन डेटा, है ना। तो हमको सिमिलरिटीज़ पहचाननी है, ठीक है, समानताओं की बात करना है, अंतर की बात नहीं करना है। तो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ की बात हो रही है। बोथ आर कंसर्न विद डेटा रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद दोनों ही, यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों समझने पर जोर देते हैं। बोथ आर कंसर्न विद वेरिएशन इन डाटा, है ना, तो ठीक है, दोनों सही है। और उसके बाद है यहाँ पर क्या कह रहा है, बोथ ले एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन और बोथ ले एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। बोथ आर कंसर्न विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, दोनों शोध प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ये ठीक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं A, B एंड E, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए विच अमंग द फॉलोइंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस। तो अब यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड में जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसको आप देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए SPSS के बारे में बहुत पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस, ठीक है। ये भी क्या है, ओपन जो है यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर होता है। और अभी हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसमें जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये होता है R, है ना। मैटलैब क्या है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मिनी टैब होता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए ये जो R है ना, ये ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट है फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि हम ग्राफिक्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं रिसर्च के दौरान, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने क्योंकि सारी चीज़ें बता रखी, तो ये सारे चारों जो आप ऑप्शन है वहाँ पर कवर करवाए हैं, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दी कि सारे क्वेश्चन मैंने छांटे, देखे, है ना। सारे तो शिफ्ट देखनी पड़ते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि किस में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर वो मैंने आपको ऐसे डे वाइज करा रही हूँ। फिर बाकी क्या होगा कि हम जो और इस तरह से आपको करवाने के बाद, पूरी यूनिट कवर करवाने के बाद फिर हम मैराथन्स लगाएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। इसमें कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच स्थापित किया गया था, ठीक है। तो अब इसका पता होना चाहिए कि पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। यहाँ पर पहली जो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लागू की गई थी,
जिसमें किस चीज़ों पे जोर दिया गया था, तो कृषि पे ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ पर फूड प्रोडक्शन पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो इसका डेट याद रखिएगा और इसके बारे में मैं एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें दूंगी, तो इससे आपको पता रहेगा। ठीक है, और देखिए ये आपका हायर से भी संबंधित हो जाता है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाता है, और यहाँ पे आपको रिसर्च से संबंधित पूछा गया है ना, तो बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया। थर्ड पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 66 तक आई, जिसका उद्देश्य तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका विकास करना था, विशेषकर भारी उद्योगों और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। तो इसका ये पता लग गया आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें कौन कौन से जो संस्थाएं थी, अनुसंधान संस्थान, वो कौन कौन से थे, तो इसमें देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, जो पहला ऑप्शन है आपका, ये कब आया था, ये 1909 में, है ना। तो पहली और तीसरी के बीच में कौन कौन आए, तो यहाँ पे साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोक भारती और आपका टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान और गांधी ग्रामीण संस्थान 1956, है ना। तो इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए साहा भी है, लोक भारती है, गांधी ग्राम, है ना, और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर बी, सी और डी, है ना। तो ये वाला और आपका गांधी ग्राम, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि जब इस तरह से नए पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो कई बार रिपीट होते हैं, मतलब थोड़े से अलग हो, मतलब थोड़ा चेंज करके पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। तो हम पहली जो ये पंचवर्षीय योजनाएं थी जितनी भी, तो इनको हम जो है अलग से कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन, एक ज्ञान मीमांसी स्थिति जो सामाजिक वास्तविकता और उससे परे के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों के अनुप्रयोग की वकालत करती है। उसका जो रेफरेंस है वो किसको रेफर करती है, मतलब प्राकृतिक विज्ञान, देखिए यहाँ पर कह रहा है विज्ञान के तरीकों को, है ना, और सामाजिक वास्तविकता और उससे परे के अध्ययन के लिए। तो ऐसी जो एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है वो कौन सी है, तो ये पॉजिटिविज्म की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 2 सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं वो क्या है, पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म, है ना, व्याख्यावाद। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म है प्रत्यक्षवाद, है ना, प्रत्यक्षवाद कहते हैं। पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो इसीलिए मैंने कहा आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिविज्म एक क्या है, एक दृष्टिकोण है जो दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके हैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक तरीके की बात करता है, और ज्ञान तब सबसे मूल्यवान होता है जब उसे देखा जा सके और उसके हम क्या करें, डेटा को प्रेजेंट जो है डेटा के रूप में प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये हो जाती है पॉजिटिविज्म अप्रोच। इंटरप्रेटिविज्म क्या करती है, व्याख्यावाद, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो ये कहकर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का सीधे विरोध करता है कि समाज और मनुष्य के बारे में ज्ञान को वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, है ना, तो इस तरह से नहीं जाना सकता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। यहाँ पर क्या होता है, वैज्ञानिकता को पॉजिटिविज्म में ज़्यादा महत्ता दी जाती है, और इंटरप्रेटिविज्म में क्या होता है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना। तो ये हो जाती है साइंटिफिक अप्रोच और ये हो जाती है थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग इश्यूज दैट आर प्रॉब्लमेटिक इन ऑनलाइन सर्वेज। ऑनलाइन सर्वे में ऐसे कौन से सैम्पलिंग इश्यूज हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए उन नमूनाकरण मतलब सैम्पलिंग से मतलब है, सैम्पलिंग क्यों करते हैं तो पता ही है ना। तो सैम्पलिंग के लिए क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें एक सैंपल लिया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन सर्वे की बात हो रही है, तो ऑनलाइन सर्वे में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो इसमें देखिए जब हम ऑनलाइन सर्वे करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये आपके जनरल अवेयरनेस का ही क्वेश्चन है ना। कई लोग एक से अधिक इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हैं, हाँ बिल्कुल होती है, सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति का केवल एक ईमेल एड्रेस होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए एक घर में एक कंप्यूटर हो सकता है लेकिन कई उपयोगकर्ता हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और इंटरनेट क्या है,
उपयोगकर्ता जनसंख्या का एक जो है यहाँ पर बायस सैंपल है, ठीक है। तो इंटरनेट यूजर्स आर बायस सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी सही है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर खाली ये वाला जो है नहीं सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो ऑनलाइन सर्वे में क्या होता है कि जैसे आप क्या है घर घर ना जाके आप क्या करते हो वहाँ पे, तो कई व्यक्तियों की कई ईमेल आईडी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है फिर आप सही से आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि बायस्ड हो सकता है, बायस मतलब पक्षपाती हो सकता है, यहाँ पर पूरी शुचिता मतलब ट्रांसपेरेंसीज नहीं होती है, ठीक है। तो यही हो जाता है कि हमारी जो सैम्पलिंग इश्यूज़ हैं वो क्या क्या आती हैं ऑनलाइन सर्वे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछे गए थे। और वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरह से हम लोग इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए।